हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। टेलर का ये मानना था कि जो भी काम करें वो सारा साइंटिफिकली करें, तो उसने हर एक चीज को साइंस, हर एक चीज में साइंस करी। मतलब उसने कहा कि कोई भी काम करना है तो साइंटिफिकली करो, ये नहीं कि जो चीज उठाया और करना शुरू कर दिया। तो उसने जैसे स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन वर्क में नाम से ही पता चल रहा है स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या है और सिंप्लीफिकेशन का वर्क क्या है। स्टैंडर्डाइज का मतलब है जो भी काम कर रहे हैं उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, और सिंप्लीफिकेशन का मतलब है सिंप्लीफाई करो यार, फालतू के उलझनों में क्यों लचते हो, और फालतू की जो चीजें हैं उनको एलिमिनेट करो। जो जिसका काम नहीं है उसको बताते हैं, बट डिटेल में बताऊंगा, इसको तब समझते हैं है क्या। पहले आपको लेके चल रहा हूं स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड वो हमारे बेंचमार्क होते हैं जिनको हम सेट करते हैं, वो हमारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे हम प्रोडक्शन करते हैं, चाहे वो क्वालिटी ऑफ मैन का हो, चाहे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन का हो, चाहे क्वालिटी ऑफ मटेरियल हो। ये सारा स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। कोई भी काम करना ना उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसका एक बेंचमार्क होना चाहिए। भाई हमने कोई काम तय किया, इस काम को इतने टाइम में हमें पूरा करना है, तो ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड में उन्होंने क्या कहा, टेलर का क्या मानना था, इसको हम पढ़ते हैं डिटेल में ताकि आप अपने नोट्स के रूप में भी इसको लिख सकें। तो स्टैंडर्डाइजेशन में टेलर हमें बताते थे कि इफ रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटीज। हर बिजनेस एक्टिविटीज में उनके अपने एक स्टैंडर्ड होते हैं, उनके अपने एक बेंचमार्क होते हैं। आपने देखा होगा आज एक रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पे है, वो क्यों टॉप पे है, अपने अपने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, काम करने का अपना तरीका है, काम करने का उसका एक मेथड है। आपने मेथड स्टडी में भी पढ़ा होगा, वर्क स्टडी में भी पढ़ा होगा। तो वो सारे बेंचमार्क होते हैं हमारे, जो काम करने के हमारे तरीके होते हैं। आपने देखा बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उनका भी एक स्टैंडर्ड होता है, ना तो वो स्टैंडर्ड से ऊपर ले जाते हैं ना बिलो स्टैंडर्ड करते हैं काम। तो हर एक बंदे के अपने अपने स्टैंडर्ड होते हैं। आप पढ़ते हैं, उसका भी एक स्टैंडर्ड होता है। These standards should be act as a benchmark during production. प्रोडक्शन करते समय हमें इन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करना है। फिर सिमिलरली द वर्किंग कंडीशन, जिसमें हमें ध्यान रखना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम करें तो वहां ह्यूमिडिटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर, वेंटिलेशन, ये सब चीजें हमारी स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। जब हम प्रोडक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल का जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं वो भी एक स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। काम को कितने समय में पूरा किया जाएगा उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार हमने काम स्टार्ट किया और काम हो ही नहीं पा रहा हमारा पूरा। तो हर एक चीज का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, कितने टाइम में ये पूरा जाएगा, मेरे कहने से थोड़ा ना हो जाएगा। आज कल वो जमाना चला गया। पहले क्या आता था, एक मैनेजर आता था, बोलता था भाई ये मुझे 2 घंटे के अंदर चाहिए। भाई कैसे कर लेगा 2 घंटे के अंदर पूरा? 2 घंटे के अंदर पूरा करने के लिए भी उसको एक स्टैंडर्ड देखना होगा, क्या साइंटिफिकली ये कर सकता है। तो साइंटिफिकली तभी कर सकता है जब पॉसिबल होगा, जब उसका एक स्टैंडर्ड डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि आज क्या आता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चलता है। अगर ये काम 2 घंटे के अंदर पूरा होगा तो क्यों होगा, कैसे होगा 2 घंटे के अंदर पूरा, सारे इसके एक बेंचमार्क होते हैं। सब चीजों का एक तरीका होता है, एक क्राइटेरिया होता है, उसी को हम स्टैंडर्डाइजेशन कहते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। हमारे काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है। तो स्टैंडर्डाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं। देख बेसिकली ऑब्जेक्टिव में 3 तरह के देखने के लिए मिलते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू रिड्यूस द गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप साइज कैरेक्टरिस्टिक। केवल उसने ये नहीं कहा स्टैंडर्डाइजेशन में, उसने उसके प्रोडक्ट के जो साइज है, टाइप है, उसके फीचर्स हैं, ये भी एक स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। आपने देखा होगा किसी भी कंपनी का एक, जैसे आप चिप्स लेते हैं, लेस कंपनी के चिप्स लेते हैं, 5 रुपए का पैकेट होगा ना, तो उसमें 5 रुपए में वेट, उसका साइज, उसका क्वालिटी सब सेम होगी। आप देखना, आप कितने भी चिप्स के पैकेट फाड़ लो, सब में एक जैसा टेस्ट मिलेगा और एक जैसा वेट मिलेगा, एक जैसे साइज मिलेंगे। तो ये सब उन्होंने क्या करा, टेलर का मानना था सारे काम साइंटिफिकली करो, तो उन्होंने सब चीजों पर बारीकी से अध्ययन किया। फिर हमें बताया ना टू स्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट्स एंड प्रोडक्ट। जो पार्ट्स एंड प्रोडक्ट यूज करें वो भी सही होने चाहिए हमारे। मैन एंड मशीन स्टैंडर्ड, ये भी हमारे सही होने चाहिए। हमारे जो मशीन है उसकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। जो मैन है वो क्या कहते हैं, अपना जो उसकी क्वालिटी परफॉर्मेंस है वो बढ़िया होना चाहिए। तो ये चीज हमें देखने के लिए मिलती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। और बेसिकली अगर वन शॉट में अगर मैं कहूँ, स्टैंडर्डाइजेशन वर्क का मतलब हो गया, हर काम करने का एक मेथड होता है, तरीका होता है, स्टैंडर्ड होता है। वो स्टैंडर्ड हमारे बेंचमार्क होते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की ओर ले जाते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, सिंप्लीफाई करो यार, वर्क में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, उन कॉम्प्लिकेशन को अलग कट करो। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, हमारे कई सारे प्रोडक्ट के अनसाइज, अनफिट साइज होते हैं या बेकार साइज होते हैं, जिनका माल सेल में प्रोडक्शन मतलब सेल होने के चांसेस ना के बराबर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे एक शर्ट बनाने वाली कंपनी है, वो सबसे पहले क्या करते हैं, जो शर्ट्स बनाती है एक स्मॉल साइज बनाती है, फिर मीडियम साइज बनाती है, फिर लार्ज साइज बनाती है, फिर एक्सेल बनाती है, फिर डबल एक्सेल बनाती है। तो उसने देखा कि सबसे ज्यादा डिमांड मेरी स्मॉल और मीडियम और लार्ज की है, एक्सेल की भी डिमांड मार्केट में है, पर डबल एक्सेल की मार्केट में कोई डिमांड नहीं आ रही। तो उसको क्या करना चाहिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इस प्रोडक्ट में जिस बंद कर देना चाहिए। टेलर का ये मानना था कि अगर हम इन चीजों पे, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हो रहा, रॉ मटेरियल भी वेस्ट हो रहा,
और पैसे भी हमारे खराब जा रहे हैं। तो क्यों ना इस चीज को बंद कर दी जाए। आपने देखा होगा अब शूज बनाने वाली कंपनीज है, छोटे साइज के भी जूते मिल जाएंगे, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक जूते बड़े आसानी से मिल जाते हैं। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि 11 नंबर का जूता कौन पहनेगा, 10 नंबर का जूता कौन पहनता है, कोई पहनता है? नहीं पहनता। पहनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पहनते होंगे, लेकिन 1000 में कोई एक होगा या लाख में कोई एक होगा। एक दुकानदार ने 10 पीस मंगा दिए 10 नंबर के, पूरे साल नहीं बिके, और पूरे साल क्या हो गए, वो जूते खराब हो गए। तो कंपनी को ऐसे प्रोडक्शन में क्या है जिसपे मैन और मटेरियल दोनों खराब हो रहे हैं, और अननेसेसरी वैरायटी नहीं रखनी चाहिए, ये उन्होंने खत्म कर दिया। उनका ये मानना था अगर जितना हम सिंप्लीफाई करें, जितना प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई करेंगे, उतना हमारे लिए फायदा होगा। तो कंपनी जो एलिमिनेट कर देती है ऐसे जिनका हमारे क्या कहते हैं सेल नहीं हो रही है, या जिनसे हमारे को कोई फायदा नहीं हो रहा, उनको हटा देना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करने का कहा, फालतू के क्रिटिकल प्रोसीजर नहीं होनी चाहिए हमारे। तो इनको पढ़ते हैं, देखो इसमें क्या कहा उन्होंने। Simplification of work aims to eliminate superfluous variety, size and dimensions of product. It implies reduce the inventories, fuller utilization of equipment and increase turnover. It results saving of cost of labor और machine and tools. इससे हमारी लेबर और मशीन टूल्स की कॉस्ट भी कम हो गई और प्रॉफिट मार्जिन भी हमारे बढ़ गए। तो आप आई होप समझ में आ गया होगा आपको। फिर भी कोई दिक्कत तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर आता है डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम में तो डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम में टेलर ने तहलका मचा दिया। इन्होंने कहा कि देखो एक एग्जांपल मैं समझाता हूं तो शायद आपको ये समझ में आ जाएगा, और फिर इसको थ्योरी के रूप में समझाएंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब एक कंपनी जब ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज निकालती है तो दो बंदों को सेम लेवल पे इन्होंने अपॉइंट किया। दो बंदे अगर सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी भी सेम है, ठीक है ना। एक बंदा निठल्ला निकम्मा कुछ भी काम नहीं कर रहा, तनख्वाह वो भी वही पूरी ले रहा है। एक बंदा पूरे दिन रात अपने आप को मेहनत कर रहा, वो भी उतनी तनख्वाह ले रहा। तो यार ये डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है ना। अगले दिन उसको क्या मोटिवेशन मिलेगा, यार मैं काम करके भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा, और एक मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूं, मुझे भी उतनी तनख्वाह मिल रही, और एक बिल्कुल मजे कर रहा, उसे भी उतनी तनख्वाह मिल रही। जैसे आपकी बात करो, बेटा आप लोग कितना पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, आपके भी 95% आ रहे, 98% आ रहे, और एक बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रहा, ठीक है, बोर्ड उसको भी 95 दे रहा है जबरदस्ती के। तो आपका डिस्क्रिमिनेशन आएगा नहीं आएगा, यार इससे अच्छा तो ना ही पढ़ो, 95% वैसे मिल जाएंगे। अगर ऐसा हो तो कोई भी नहीं पढ़ेगा। तो टेलर को जब टेलर से पूछा गया, उन्होंने कहा भाई टेलर साहब आप ये बताएं कि क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं। उन्होंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं जी, ऐसा करो जो निठल्ले निकम्मे है ना उनको बिल्कुल तनख्वाह मत दो, या तनख्वाह दे रहे हो तो उनको बिल्कुल उनको साथ में पेनल्टी दे दो, कोई बोनस मत दो। लेकिन जो काम करने वाला बंदा है, जो एफिशिएंट एम्प्लॉई है, उसको आप क्या कहते हैं बोनसेस भी दो और एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट भी दो। यही टेलर समझाना चाहते थे, और इन्होंने डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम निकाला। और आज भी कई देशों में डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम लगता है। इन्होंने दो वर्कर बनाए, एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट वर्कर को इन्होंने बोला कि अगर वो काम करता है, काम करने का उन्होंने क्या किया, स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया। भाई स्टैंडर्ड आवर्स हैं, स्टैंडर्ड आवर्स में वो इतना काम करेगा और उसको इतनी वेजेस मिलेगी। अगर वो स्टैंडर्ड से भी ज्यादा कर देता है, अबव स्टैंडर्ड, तो उसे बोनसेस भी मिलेगा। अगर वो बिलो स्टैंडर्ड करता है तो उसको सजा मिलेगी, यानी कि उसको काम कम मिलेगा, दाम कम मिलेगा। तो इसमें क्या किया टेलर ने कि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉय थे उनको भी अगर जब उनको कम मिलने लगा तो उन्होंने भी मेहनत करनी शुरू की, उन्हें भी ज्यादा मिलने शुरू हुआ। तो इसको जरा एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं तो शायद समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक पंखा बनाने वाली कंपनी है, वो कहती है कि आपको 10 पंखे बनाने हैं। कितने बनाने हैं? 10 पंखे बनाने हैं। तो स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया उन्होंने कि 10 फैन तो बनाने हैं, और आपको वेजेस मिलेगी 100 रुपए पर फैन के हिसाब से, यानी कि 1000। अगर आप 10 फैन रोज बनाते हैं तो 100 रुपए पर फैन के हिसाब से आपको कितनी मिलेगी? 1000 रुपए मिलेगी। लेकिन अगर आप इस फैन को ज्यादा बना देते हैं तो आपको ज्यादा मिलेगा। अगर आप मान लेते हैं 13 फैन बनाते हैं तो आपको 120 रुपए, आप 12 फैन बनाओ, उन्होंने कहा 12 फैन बनाओगे तो 120 रुपए, या 10 से ऊपर जितना भी बनाओगे आपको 12 रुपए 120 रुपए के हिसाब से मिलेंगे। तो अब मान ले इनको कितने मिल रहे हैं? 1440 रुपए। अगर उसने कहा ये तो हो गया अबव स्टैंडर्ड, और इसने बनाया बिलो स्टैंडर्ड। अगर आप कम बनाते हैं, मान लेते हैं 8 ही पंखे बनाए, तो आपको 80 रुपए के हिसाब से मिलेंगे, 640। यानी कि आप देखो हमारा रेट क्या था? 100 रुपए। अगर आप बिलो स्टैंडर्ड वर्क करते हैं तो आपको सैलरी भी कम मिलेगी, अबव स्टैंडर्ड करते हैं तो सैलरी प्लस बोनसेस दोनों मिलेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड के साथ बनाते हैं तो केवल स्टैंडर्ड में आपको इतना ही देखना होगा कि आपको सिर्फ वेजेस ही मिलेगी, बोनसेस नहीं मिलेंगे। तो हर व्यक्ति क्या करता है, चाहता है भाई ये दिल मांगे मोर, हर कोई चाहता है ना दिल मांगे मोर। तो क्या करता है कि भैया मेरे को ज्यादा से ज्यादा कमाना है, तो ज्यादा से ज्यादा कम करना है तो भैया जितना काम उतना दाम। सीधा सा फंडा है भाई, जितना काम उतना दाम। आप ज्यादा काम करोगे ज्यादा तनख्वाह मिलेगी, कम काम करोगे कम मिलेगी।
और उतना ही करोगे जितनी तनख्वाह मिलेगी तो उतना ही काम करना होगा आपको। भैया आपको चाहते हो कि 10 पंखे बनाने 1000 रुपए चाहिए, तो ले लो भाई 10 बनाओ, 1000 ले जाओ। अगर 10 से ज्यादा बनाते हो तो आपको कितने लेने पड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा बनाओ। अगर कोई 15 बनाता है तो उसको और ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जिसने 10 से कम बनाए, तो ये इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के बीच में उन्होंने कमी क्या पैदा कर दी कि इनएफिशिएंट एम्प्लॉय के अंदर वो चीज जोश पैदा कर दिया कि अब वो बंदा भी काम करने लग गया। उसे पता चल गया अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे सैलरी नहीं मिलेगी। तो इन्होंने, हम टेलर साहब हमें क्या समझाना चाहते थे, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम है, इसको समझते हैं। टेलर वांटेड टू डिफरेंशिएट बिटवीन efficient and inefficient worker on the basis of their actual performance, and the differential piece based system is a technique which differentiate between efficient less efficient worker. It reward the efficient worker and motivates the less efficient ones to improve efficiency. In this system there is a two more wages rate, one those worker who the produce standard output or more higher wage rate for worker who produce equal, and two or more than standard output low wages rate for the worker who do not reach the standard. अगर कोई वर्कर अपना, देखो उसने क्या बोला है यहाँ पे, समझते हैं उसको। एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में उन्होंने एक डिफरेंस पैदा किया। अगर कोई एफिशिएंट वर्कर है और ज्यादा से ज्यादा काम करेगा, उसे ज्यादा सैलरी मिलनी चाहिए, प्लस बोनसेस भी मिलना चाहिए। मतलब जितना काम उतना दाम प्लस बोनस, ये भी मिल रहा है। इनएफिशिएंट वर्कर अगर वो स्टैंडर्ड तक काम करेगा तो भैया उसको उतना ही मिलेगा जितना काम के लिए हमने तय किया। अगर बिलो स्टैंडर्ड काम करेगा तो उन्होंने वेजेस रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया, जिसको मैंने ये एग्जांपल के रूप में समझा दिया। आई होप कि आपको डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम आ गया होगा बच्चों। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे एजुकेशनल शॉर्ट्स मैंने वहां डाले हुए हैं, बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। लव यू ऑल, और मिलते हैं नई वीडियो में। और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।